नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत प्रदूषण या पॉल्यूशन को लेकर के होगा। और पर्यावरण विज्ञान का ये जो टॉपिक है ये आजकल लगभग सभी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, पीसीएस के एग्जाम हो या आपके लेक्चरर या ग्रुप सी के एग्जाम हो, सभी के सिलेबस में आपको ये टॉपिक जो इन्वायरमेंट का है ये आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आज हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इन तीन शब्दों को थोड़ा सा देख लें। आपके सामने जो ये तीन शब्द लिखे हुए हैं इनमें क्या फर्क है, उसके बाद हम आज का ये टॉपिक आगे शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीन शब्द लिखे गए हैं। एक है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा शब्द लिखा हुआ है पर्यावरण अवक्रमण और तीसरा शब्द लिखा हुआ है केवल प्रदूषण। तो देखिए तीनों में अंतर यह हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब यह होता है कि इसमें जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होगा वो केवल मानव होगा, यानी कि मानव जनित प्रदूषण है। और मानव जनित प्रदूषण के कारण अगर स्थानीय स्तर पर एक क्षेत्र विशेष में पर्यावरण की गुणवत्ता में किसी प्रकार का अगर ह्रास होता है तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन जब इसकी तुलना हम पर्यावरण अवक्रमण या पर्यावरण अवनयन से करते हैं तो इसमें फर्क साफ नजर आएगा कि इसमें मानव के साथ साथ प्राकृतिक कारण भी लिए जाएंगे और ये केवल स्थानीय विशेष तक या क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहकर इसका स्वरूप हमेशा वैश्विक होगा, ग्लोबल स्तर पर होगा। ठीक, तो अगर मानव और प्राकृतिक दोनों कारणों से स्थानीय स्तर से लेकर अगर वैश्विक स्तर तक पर्यावरण की गुणवत्ता में कोई ह्रास होता है या कोई कमी आती है तो तब उसे नाम दिया जाता है पर्यावरण अवक्रमण। ठीक है, तो इसमें मानव जनित कारण है, इसमें मानव और प्राकृतिक दोनों कारणों से प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव केवल क्षेत्र विशेष स्थानीय स्तर तक है, जबकि इसका प्रभाव होता है स्थानीय स्तर से लेकर पूरे विश्व पर। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन, इस शब्द को अगर हम समझें तो प्रदूषण की जो एक सामान्य परिभाषा यह मानी जाएगी कि हमारे पृथ्वी पर जो पृथ्वी के अजैविक घटक हैं, जैसे कि अजैविक घटक की हम बात करते हैं वायु है, या इसके अलावा जल भी एक अजैविक घटक है, इसके अलावा मृदा भी पृथ्वी का एक अजैविक घटक है। तो अगर पृथ्वी के इन अजैविक घटकों पर मानव या फिर प्राकृतिक कारणों से, जिसमें मानव भी दोषी है और उसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, अगर इन दोनों कारणों से इन घटकों का अगर कोई भौतिक और इन घटकों में अगर कोई रासायनिक जो संगठन है उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, कोई अवांछनीय परिवर्तन अगर इनमें हो जाए तो उस शब्द को हम कह देंगे एक प्रकार से कि यह प्रदूषण का परिभाषा है। ठीक है, तो प्रदूषण का मतलब यही हुआ कि पृथ्वी के जो अजैविक घटक हैं वायु, जल, मृदा, अगर इनमें मानव और प्राकृतिक कारणों से अगर इनकी गुणवत्ता में, इनकी गुणवत्ता का मतलब होता है कि इनकी भौतिक और जो इनकी रासायनिक जो संगठन है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम प्रदूषण के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, अब इस प्रदूषण के बाद आगे की ओर बढ़े तो प्रदूषक जो तत्व हैं हमारे प्रकृति में, अगर इसको हम बांटें तो प्रदूषकों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, जिसका आधार होगा निवारण। ये प्रदूषक समाप्त हो सकते हैं या समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो निवारण के हिसाब से जो प्रदूषक जो तत्वों के प्रकार हैं वो है, एक तो आपका सूक्ष्म जीव अपघटनीय, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं, और दूसरा इसमें जो कैटेगरी आएगी वो आएगी सूक्ष्म जीव
अनघटनीय, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। ठीक, सूक्ष्म शब्दों में अगर हम ये कहें कि प्रकृति में कुछ ऐसे प्रदूषक तत्व होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अवघटित हो जाते हैं, और जब ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अवघटित हो जाएंगे तो फिर जो इनकी विषाक्तता है, जो इनका जहरीलापन है, वो समाप्त हो जाएगा। ये फिर हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। और इनमें अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कूड़ा करकट हो सकता है, वो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा, या पशु मल मूत्र, ठीक, वो सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जो एलिमेंट्स हैं, जो कि काफी हानिकारक होते हैं, तो इस सूक्ष्म जीव जो अनघटनीय, जो प्रदूषक तत्व हैं, ये ऐसे तत्वों को माना जाएगा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवघटित ना हो। ठीक है, और जब ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवघटित नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में लंबे समय तक बने रहेंगे, और जब ये लंबे समय तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपना जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जो इनका विषाक्त प्रभाव है, वो अवश्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर अगर रखें तो जितने भी एक प्रकार से रसायन है, चाहे वो रासायनिक उर्वरकों की बात करें, या जिसमें जितने भी एक प्रकार के क्या है पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, या इसके अलावा जो जहरीले पदार्थ हैं, लेड, आर्सेनिक, निकिल, ये सब अपने आप में क्या है, ये आसानी से अवघटित नहीं होते हैं। ये सब सूक्ष्म जीव अवघटनीय प्रदूषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो निवारण के हिसाब से हमने देखा दो प्रकार के प्रदूषक तत्व हैं जो आसानी से समाप्त हो जाएं, वो है सूक्ष्म जीव अवघटनीय, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, और जो आसानी से समाप्त नहीं होते हैं, जिनका हानिकारक प्रभाव हमारी प्रकृति में और मानव में भी होता है, उसको हम सूक्ष्म जीव अनघटनीय तत्व कहेंगे। और इनमें हमने इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स को देखा है। ठीक, तो प्रदूषक तत्वों को निवारण के हिसाब से इन दो भागों में हम बांट सकते हैं। और दूसरा तरीका जो इसको क्लासिफाइड करने का है वह है प्रदूषक तत्वों की प्रकृति क्या है। और प्रकृति के हिसाब से तीन प्रकार के प्रदूषक तत्व माने जाते हैं, ठीक, जो अवस्थाओं के रूप में होते हैं। तो पहला जो प्रदूषक तत्व माना जाएगा वो ठोस अवस्था में हो सकता है, और ठोस अवस्था में जो प्रदूषक तत्व होते हैं उन्हीं को हम जो है एसपीएम या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है निलंबित कणकीय पदार्थ। ठीक, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, अब जो ये निलंबित जो पदार्थ हैं, ये उद्योगों से, ऑयल रिफाइनरी से, मोटर गाड़ी के धुओं से, कहीं से भी आ सकते हैं। ये धूलकण के रूप में हो सकते हैं, ये धुआं या राख के रूप में हो सकता है, या ये कोई धातु सिलिका या आपका निकिल, कैडमियम या आपका लेड, सीसा जैसे तत्वों के रूप में भी हो सकता है, उसके पार्टिकल्स के रूप में हो सकता है। तो पहली कैटेगरी जो प्रकृति के हिसाब से है प्रदूषक तत्वों की, वो ठोस प्रदूषक तत्व है, और इनकी जो कैटेगरी है वो है एसपीएम या निलंबित कणकीय पदार्थों के रूप में। दूसरा जो इसमें अवस्था आएगी वो द्रव अवस्था आएगी, और ये द्रव में घुले होंगे, जल में घुले होंगे। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि भाई पारा युक्त जल है, हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि नाइट्रेट युक्त जल है, ये काफी हानिकारक पदार्थ है, और हम ऐसे एग्जांपल मान सकते हैं कि आर्सेनिक युक्त जल। तो चाहे पारा युक्त जल हो, नाइट्रेट युक्त जल हो, आर्सेनिक युक्त जल हो, तो इस प्रकार के जो ये हानिकारक तत्व जो कि हमारे जल में घुले रहते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति में जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, उन सभी को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो विषैले जो जल है, तो इससे काफी सारी बीमारियां भी हमें देखने को मिलती है। जैसे पारे से मिनीमाता रोग हो जाता है, ऐसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लैक फुट रोग इन्हीं कारण से हो सकता है। तीसरा, प्रकृति के हिसाब से जो अवस्था बनती है प्रदूषक तत्वों की, उसमें हम माना जाएगा कि ये गैसीय अवस्था में हो, ठीक, और ये गैसीय अवस्था में हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हो, वो हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में हो,
सल्फर के ऑक्साइड के रूप में हो, या हो सकता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या किसी भी प्रकार की जो प्रदूषक गैस है, अगर वो गैसीय अवस्था में है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो गैसीय प्रदूषक तत्वों के रूप में पहचानी जाएगी। तो प्रकृति के आधार पर अगर देखा तो हमने देखा कि प्रदूषक तत्वों के 3 प्रकार हैं। ठोस वो एसपीएम कहलाएंगे, द्रव वो जल में घुले हो सकते हैं विषैले पदार्थों के रूप में, और वो गैसीय अवस्था में भी क्या कर सकते हैं, हमारे प्रदूषण को प्रभावित कर सकते हैं, हमारी प्रकृति को दूषित कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि प्रदूषण के काफी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण एक नया प्रकार का प्रदूषण है, ताप प्रदूषण हुआ, जैव प्रदूषण हुआ, और ध्वनि प्रदूषण है। तो लगभग ये 7-8 प्रकार के प्रदूषकों के प्रकार माने जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रदूषण में, वो हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण को लेकर के, एयर पोल्यूशन पे हम बात करेंगे। देखिए, जो ये वायु है, वायु का मतलब हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल किन से बना हुआ है? तो ये वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का बना हुआ है। इस वायुमंडल में जल वाष्प भी शामिल है, और इस वायुमंडल में कुछ मात्रा में धूल कण भी शामिल होते हैं। ठीक। तो जो हमारा वायुमंडल बना हुआ है वो विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है, उसके साथ साथ इसमें जलवाष्प और धूल कण भी शामिल होते हैं। और हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, इनका जो सापेक्षिक जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैस, अगर नाइट्रोजन 78% है या ऑक्सीजन 21% है, या इस अनुपात में जो और भी जो गैसें हैं जिनसे हमारा वायुमंडल बना होता है, तो ये हमेशा एक फिक्स अनुपात में होगा। ठीक। और अगर मानव या फिर प्राकृतिक कारणों से, या दोनों कारणों से अगर देखा जाए, अगर इस अनुपात में कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक, जो ये वायुमंडल का जो सापेक्षिक अनुपात है, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ अवांछनीय बदलाव हो जाए, तो उसी को हम संबोधित करते हैं एक प्रकार से एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के रूप में। ठीक है। अब ये वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से गैसें हैं या कौन कौन से तत्व हैं, तो इस पर अगर हम बात करें तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो वायु प्रदूषण है ये 2 रूपों में हो सकता है। ठीक। और इसके 2 रूप क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है गैसीय वायु प्रदूषण, और गैसीय वायु प्रदूषण से हमारा जो तात्पर्य है वो है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने माना कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस ही मानी जाती है इस समय वायु प्रदूषण के लिए। इसके अलावा हम देखें तो सल्फर के ऑक्साइड भी हो सकते हैं गैसीय वायु प्रदूषण में, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ओजोन भी एक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के जो गैसीय अवस्था में जो वायु को प्रदूषण करेंगे, ठीक, उन्हें हम रखेंगे गैसीय वायु प्रदूषण की श्रेणी में। लेकिन इसके अलावा वायु प्रदूषण में केवल गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कणिकीय वायु प्रदूषण भी शामिल होते हैं। और कणिकीय वायु प्रदूषण का जो स्वरूप है वो ठोस अवस्था है, और हमने पहले भी कहा था इससे पहले कि ठोस अवस्था में जो भी पॉल्यूशन होगा उसे हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहेंगे, निलंबित कणकीय पदार्थ के रूप में जानेंगे। और ये निलंबित जो कणकीय पदार्थ हैं, ये धूल कण भी हो सकता है, ये राख के कण भी हो सकते हैं, ये उद्योगों से निकलने वाले कुछ अलग प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं हानिकारक तत्वों के रूप में, ये सिलिका के कण हो सकते हैं, निकिल के कण हो सकते हैं, आर्सेनिक के हो सकते हैं, लेड जैसी हानिकारक धातु के कण हो सकते हैं,
ठीक है। तो एसपीएम में तमाम प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, जो बहुत महीन और बहुत बारीक होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें भी एक प्रकार से एसपीएम के तौर पर इन्हें वायु प्रदूषण में, कणकीय वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना गया है। तो वायु प्रदूषण के लिए इन गैसों के साथ साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो भी हमारे एयर पोल्यूशन के लिए काफी या बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, इस पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक बोर्ड काम करता है वायु प्रदूषण को लेकर के, और उस बोर्ड का नाम है सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक संस्था है। और भारत में जो ये सीपीसीबी है, ये सीपीसीबी, ये जो बोर्ड है, ये वायु प्रदूषण का अध्ययन करता है, और वायु प्रदूषण से संबंधित अध्ययन करने के साथ साथ ये वायु प्रदूषण के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक भी तय करता है। यानी कि सीपीसीबी बताता है कि भारत में वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक, उनकी ये पहचान करेगा, उनका ये अध्ययन करेगा। और इस समय आप ध्यान रखिए कि जो सीपीसीबी ने भारत में कुल वायु प्रदूषण के लिए 12 तत्वों की पहचान की है। ये जो 12 तत्व हम आगे लिखेंगे, ये भारत में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने गए हैं इस बोर्ड के द्वारा, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक, तो सीपीसीबी ने किन 12 तत्वों की पहचान की है वायु प्रदूषण के रूप में, ठीक, तो उसमें सबसे पहला जो तत्व है और सबसे हानिकारक भी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, और अभी अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण में, जो कुल वायु प्रदूषण है, उस कुल वायु प्रदूषण में 50% से अधिक वायु प्रदूषण के लिए अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्तरदायी माना गया है। इसके अलावा जो सीपीसीबी ने 11 अन्य तत्वों की जो पहचान की, तो दूसरा हम मान सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड, तीसरा माना जा सकता है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अलावा जो चौथा तत्व की पहचान की गई है, वो अमोनिया के रूप में की गई है। ऐसे ही ओजोन भी इन 12 तत्वों में से एक तत्व है वायु प्रदूषण के लिए जो पूरी तरह से उत्तरदायी माना जाता है। इसके अलावा बेंजीन भी एक खतरनाक तत्व है वायु प्रदूषण के लिए। बेंजीन के अलावा बेंजोपायरीन भी वायु प्रदूषण के लिए हानिकारक माना गया है। इसके अलावा लेड, इसके अलावा निकिल धातु, इसके अलावा आर्सेनिक धातु, और इसके अलावा PM10, और जो 12वां और अंतिम तत्व माना गया है, वो माना गया है PM2.5 को। ठीक है, तो हमने कहा कि सीपीसीबी जो कि वायु प्रदूषण का अध्ययन करता है, उसके लिए मानक तैयार करता है। तो सीपीसीबी ने भारत में इन 12 तत्वों की पहचान की है वायु प्रदूषण के रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, बेंजीन, बेंजोपायरीन के अलावा लेड यानी कि सीसा, निकिल, आर्सेनिक के तत्व, और PM10 एंड PM2.5। ठीक, गौर करने वाली बात यह है, और काफी बच्चों को कंफ्यूज भी होता है, कि वो ये मानते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें ज्यादा उत्तरदायी है, जबकि इन गैसों का जिक्र यहां पे नहीं है। और वास्तव में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जो आपका मीथेन गैस है, ये वायु प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं है। ये उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो कि एक अलग जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटना है। ठीक है,
लेकिन वायु प्रदूषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को नहीं लेंगे, और सीपीसीबी इस मानक में कहीं भी इन गैसों को शामिल नहीं किया गया है। तो हमें स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे आधा से जो अधिक उत्तरदायी है अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक, और इसके अलावा जो ये अन्य तत्व है इनको भी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। अब हम ये बात करेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका सोर्स क्या है, ये वायुमंडल में हमारी प्रकृति में आते कहीं से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे जो मेन सोर्स है वो है पेट्रोल डीजल का अर्ध धुआं, यानी कि मोटर गाड़ी के जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड काफी होता है। इसके अलावा उद्योगों से भी निकलता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे प्रकृति में आता है। ठीक, प्लास्टिक को जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे प्रकृति में आएगा। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिससे हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हानिकारक प्रभाव क्या है कि जब हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक होगा तो यह हमारे श्वसन के माध्यम से, हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा, और जो शरीर में जो हमारा रक्त है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाता है। और ऑक्सीजन की तुलना में अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 250 से 300 गुना अधिक एक्टिव है हीमोग्लोबिन से बाउंड होने के लिए। तो जब ये ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जब इससे बाउंड होगा तो इससे हमें श्वसन संबंधी परेशानियां होंगी, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो सल्फर के ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो सल्फर के ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं मोटर गाड़ी के धुआं से निकलता है। उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें भी सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाकी तमाम चीजें भी होती हैं। ऑयल रिफाइनरी जो तेल शोधक केंद्र होते हैं जहां कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, उन ऑयल रिफाइनरी से भी काफी मात्रा में सल्फर के ऑक्साइड्स वातावरण में पहुंचाए जाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जब हमारे वातावरण में आएंगे तो ये हमारे वातावरण में जो जल जो कि वाष्प के फॉर्म में है H2O, तो उस H2O के साथ जुड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये एसिड वर्षा जल के साथ सतह पर आएगा तो उसी को फिर अम्ल वर्षा या एसिड रेन के रूप में परिभाषित भी करते हैं। और ये अम्ल वर्षा कई रूपों में हानिकारक हो सकती है। सबसे पहले ये मृदा को प्रभावित करेगा, और जब ये मृदा को प्रभावित करेगा तो सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा भवनों में जो संरक्षण लगता है, जो बिल्डिंग्स होती है, ठीक, उनमें जो संक्षारण लगता है उसका जो मुख्य कारण है वो सल्फर के ही ऑक्साइड हैं। ठीक, इसीलिए जो है इसे मार्बल कैंसर के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो ताजमहल है आगरा का, ठीक, और बगल में जो मथुरा की रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से जो सल्फर के ऑक्साइड निकले उन्होंने कहीं ना कहीं इस ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी जो चमक है वो फीकी पड़ी है। इसीलिए इसको मार्बल कैंसर गैस के रूप में भी सल्फर के ऑक्साइड को जाना जाता है। इसके अलावा जब यही अम्ल वर्षा समुद्र में होगी तो समुद्र जल की अम्लता भी बढ़ेगी, और जब समुद्र जल की अम्लता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं समुद्र में जो रहने वाले जो जीव हैं, ठीक, उनको काफी नुकसान पहुंचाएगा। और जो प्रवाल विरंजन की जो घटना है, प्रवाल जिनसे नष्ट हो रहे हैं या रंगहीन हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी अम्ल वर्षा यानी कि इसी सल्फर या इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की काफी भूमिका मानी जा सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो इसके भी लगभग वही स्रोत हैं जो सल्फर के ऑक्साइड के हैं। हाँ, इसके अलावा इसका एक और स्रोत यह हो सकता है कि जो बहुत ऊंचाई पर चलने वाले जो जेटयान वायुयान है, ठीक, उनके धुएं से भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही निकलते हैं। और जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वैसे तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, मानव के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, क्योंकि इससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है,
लेकिन इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो उतने ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और इनका जो हानिकारक प्रभाव वही है कि ये भी वायुमंडल में जो आर्द्रता है उससे जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये भी नाइट्रिक अम्ल HNO3 जैसे एसिड बनाएगा और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। और इसके भी वही प्रभाव होंगे जो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा के रूप में सल्फर के ऑक्साइड के थे। ठीक, तो कुल मिलाकर एक निष्कर्ष यहां से और निकलता है कि जो एसिड रेन है, अम्ल वर्षा, इस अम्ल वर्षा के लिए सल्फर के ऑक्साइड, इस अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो उत्तरदायी है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फॉर्मिक अम्ल है HCOH, तो फॉर्मिक अम्ल भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फॉर्मिक अम्ल, ये तीनों जो उदाहरण है ये कहीं ना कहीं एसिड रेन के लिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का मुख्य स्रोत वैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, खासकर जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे अमोनिया निकलती है। ओजोन गैस की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से बनती बिगड़ती है, लेकिन इसकी अल्प मात्रा भी बहुत हानिकारक होती है, बहुत जहरीली गैस है ये, खासकर हमारे तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको काफी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो बेंजीन है इसका प्रयोग भी किया गया था लेड शीशे के विकल्प के रूप में, ताकि जो मोटर गाड़ी है उनमें ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त किया जा सके, उसकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। लेकिन बेंजीन भी कहीं ना कहीं कैंसर, ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर का कारण बनता है और लेड भी कहीं ना कहीं मानसिक मंदता का कारण बन सकता है। तो इनके भी अपने अपने हानिकारक इफेक्ट माने गए हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बेंजोपायरीन, जो कि अग्नि, जो जंगलों में आग जो लगती है या हम जैसे सूखी लकड़ियों को ही जलाते हैं या स्मोकिंग जो लोग करते हैं, उसका स्रोत बेंजोपायरीन माना जाएगा और ये भी काफी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के लिए अमोनिया, ओजोन, बेंजीन, बेंजोपायरीन और लेड, जो कि लेड के बाद जो विकल्प आया था बेंजीन का, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को या प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बात करें तो लेड, निकिल और जो आर्सेनिक जो धातु के तत्व हैं, ठीक, ये भी कहीं ना कहीं SPM के रूप में होते हैं, ठीक, ठोस रूप में होते हैं। तो इनके जो कण है, जो बारीक कण है, अगर ये श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचे तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों को, जो हमारे लंग्स हैं, उनको काफी नुकसान ये पहुंचा देते हैं। तो CPCB ने जो 12 तत्वों की पहचान की है, इनमें से जो PM10 और PM2.5 का अगर हम जिक्र करें तो PM का मतलब होता है कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, और SPM को जो हम परिभाषित करते हैं तो SPM का मतलब यह हुआ कि ऐसे ठोस कण जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का आकार रखते हों, 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का जिनका साइज होता है, उन्हीं ठोस कणों को हम क्या कहते हैं, SPM के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जो SPM हो, धूल कण, राख कण या किसी भी धातु के कण हो सकते हैं, वो सिलिका का कण हो सकता है, वो कोयले का पार्टिकल हो सकता है, ठीक, वो किसी न किसी रूप में होगा। तो इस रेंज में जो कण आएंगे उसी को हम SPM के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, अब जो CPCB ने जो PM10 और PM2.5 का, वो भी एक प्रकार से SPM ही है, बस अंतर यह होगा कि ऐसे कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से कम हो उसे कहा गया PM10, और ऐसे कणकीय पदार्थ जिनका आकार जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उसे डिनोट किया जाता है PM2.5 से। ठीक है, और आप एक चीज और ध्यान रखिए कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो SPM है, इनका आकार जितना बारीक होगा, जितना महीन होगा, ठीक, वो उतना ही क्या होगा, श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा और हमारे फेफड़ों को और हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कण जितना बारीक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मनुष्य को इससे काफी हानि हो। ठीक है, अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में और खासकर जो भारतीय शहर है
भारतीय शहरों में PM 2.5 से PM 10 तक के जो कण हैं, इनकी सर्वाधिक मात्रा पाई गई है CPCP के विश्लेषण के द्वारा। इनकी काफी संख्या है हमारे शहरों में, ठीक। और ये चाहे मोटर गाड़ी का धुआं हो या किसी भी वस्तु को जलाने की बात करो, जैसे दिल्ली NCR का एग्जांपल हम लेते हैं, तो दिल्ली में हर साल क्या होता है कि भाई जैसे सर्दियां शुरू होती है तो पहले वो खरीफ की फसल इसमें काटी जाती है, तो किसान उनके जो अवशिष्ट उनको जलाते हैं, और उनको जलाने से आसपास के वातावरण में क्या होता है, इस प्रकार के कण फैल जाते हैं, और वो विजिबिलिटी को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो श्वास संबंधी जो समस्याएं हैं उसको भी काफी ये प्रभावित करता है। तो दिल्ली NCR में भी इस प्रकार के जो कण, जो पार्टिकल्स आते हैं, ठीक, उससे काफी स्मॉग इन शहरों में देखा जाता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें जो आज का जो टॉपिक लिया है प्रदूषण में, जो वायु प्रदूषण में हमने जो संक्षिप्त चर्चा की और जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको जो हमने बताया, तो आप इन 12 जो तत्व हैं इनको आप आवश्यक रूप से ध्यान में रखिए। अगले लेक्चर में हम वायु प्रदूषण के अलावा जल, ध्वनि, तापीय प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, अन्य प्रदूषणों पर हम बात करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।